नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या हलचल चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपको 1 घंटे के भीतर बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ पहली खबर के बारे में। बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान जो सबसे अहम मोड़ रहा है वो रहा है सीज फायर। पिछले लंबे वक्त से आप देख रहे हैं कि सीज फायर लगातार कायम है, लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार ये पूर्णतया सीज फायर कब होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने की कोशिशें हालांकि चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सकता है, यानी ये युद्ध फिलहाल के लिए रुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये रुकता हुआ युद्ध बहुत दिनों से नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका से लेकर के ईरान तक दोनों ही अपनी शर्तों पर कायम हैं। इन सब के बीच में अमेरिका ने एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जिसके बाद सीज फायर टूटने की आशंका और ज्यादा बढ़ते जा रही है। आज हम आपको अमेरिका की कार्रवाई के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको इसके संभावित परिणामों की भी जानकारी देंगे कि आखिरकार अमेरिका ने क्या छलावा कर दिया है ईरान के साथ, जिसकी वजह से सीज फायर टूटने की उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ते हुए देखा जा रहा है। दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु प्रोग्राम विवादित मुद्दा रहा है और इसी बात को लेकर के तो ये पूरा युद्ध शुरू हुआ है कि एनरिच्ड यूरेनियम या तो नष्ट किया जाए या अमेरिका को सौंपा जाए। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका हाल ही में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और जो अब उसका परमाणु प्रोग्राम है वो केवल शांतिपूर्ण कार्यों से आगे बढ़ करके खुद की सुरक्षा के लिए हो गया है। क्योंकि अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए, परमाणु कार्यक्रम उसका सक्सेसफुल हो गया, तो ये सिर्फ मानवीय कार्यों के लिए नहीं होगा, बल्कि ईरान पर आज जो संकट गहराया है वो परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से, परमाणु हथियारों के माध्यम से सामने वाले देश को ये डर दिखा सकता है कि अगर ज्यादा आगे बढ़ोगे तो परमाणु हमला होगा। आज हम आपको ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसके मददगारों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तीसरी खबर पर चर्चा करते हैं। तीसरी खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। हॉर्मुज पर जो नया पैंतरा है ईरान का, वो मैं आपको बताऊंगी। ईरान को जंग के बीच में हॉर्मुज के रूप में क्योंकि आय का स्थायी साधन भी मिल गया है। जंग जब शुरू नहीं हुई थी उसके पहले तक हॉर्मुज को लेकर के इंटरनेशनल जो नियम है उनको फॉलो किया जा रहा था। रूल्स ये थे कि कोई भी देश वहां से गुजरने वाले जहाजों को ना तो रोकेगा और ना ही उनसे किसी भी तरीके का टैक्स वसूलेगा। अब ये रूल्स सब कुछ दरकिनार कर दिए गए। युद्ध शुरू हुआ, हॉर्मुज पर ईरान नाकेबंदी करके बैठ गया, अमेरिका नाकेबंदी करके बैठ गया। हॉर्मुज पर ईरान की तरफ से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया, लेकिन अब उसने इसे कुछ और रूप दे दिया है, कुछ और नाम दे दिया है। हॉर्मुज ईरान के लिए स्थायी साधन बना है आय का, लिहाजा वो जहाजों से शुल्क वसूलने पर अड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि विस्फोट में हमने आपको बताया था कि पीजीएसए संस्था तक उसने बना ली है, जबकि अमेरिका समेत बाकी दुनिया ये चाह रही है कि हॉर्मुज पहले की तरह जस का तस खुला रहे। हालांकि अब ईरान ने एक नया कदम उठाया। ईरान ने अब वसूली गई फीस को एक नया नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है? नाम दिया गया उसकी तरफ से पर्यावरण टैक्स। अब कोई भी देश आखिरकार इनकार करेगा कैसे, क्योंकि ये तो पर्यावरण की मुहिम हो गई है। लेकिन आज आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि ईरान के इस कदम के बारे में किस तरीके से उसने सोचा है और हॉर्मुज से वसूले जाने वाले टैक्स को किस तरीके से उसने पर्यावरण टैक्स का नाम दे दिया है। और चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ इस वक्त की अहम खबर यह है कि ईरान के लोगों की यूएस इजराइल को चुनौती देखने को मिली है। तेहरान के इंकलाब स्क्वायर पर इकट्ठा हुए हैं लोग, ये बताया जा रहा है। तो ईरान के लोग हर दिन इसी तरीके से इंकलाब स्क्वायर या तमाम स्क्वायर्स पर इकट्ठा होकर के यूएस और इजराइल को लगातार चुनौती देते हैं, लगातार अपने देश के साथ खड़े होकर के नारेबाजी करते हैं, अपनी सेना के साथ खड़े होने की मुहिम चलाते हैं। और ये बार बार ये बताने के लिए होता है कि देश में भले ही इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर के सब कुछ तबाह कर दिया हो, लेकिन उनका जज्बा अभी भी अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए जस का तस बना हुआ है। अब आपको ये तस्वीरें जैसी नजर आएंगी, आपको यहाँ पर सिर्फ हजारों की संख्या में लोग नजर आ जाएंगे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो देश के लिए सेना के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने के लिए तैयार है। वही एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सीज फायर के बीच में शांति नजर नहीं आ रही है। ईरान के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। अभी आपने एक चौराहे की तस्वीर देखी है, लेकिन ऐसी तस्वीरें बर्लिन से भी सामने आ रही हैं, जहां ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है।
ट्रंप, नेतन्याहू और रजा पहलवी का इस दौरान विरोध किया जा रहा है। रजा पहलवी वही व्यक्ति है जिसके लिए ये कहा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाते ही रजा पहलवी को बैठा दिया जाएगा। लेकिन अब आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूँ। एक तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये इनकलाब स्क्वायर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बर्लिन की तस्वीर है। यहाँ आपको लोगों के हाथों में और पैरों के नीचे दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। लोग इन पर चढ़ते हुए और चलते हुए नजर आ रहे हैं। रजा पहलवी को भी इसमें पेंट किया गया है और इस पोस्टर पर लोग चढ़ करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ये ईरान के समर्थन में खड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके से रैंप वॉक करने के लिए उन्होंने इस पोस्टर को बिछाया हुआ है, जिससे गुजरते हुए लोग आगे पीछे जाकर के ये बता रहे हैं कि उनकी नाराजगी रजा पहलवी, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए कितनी ज्यादा है। लोगों के हाथों में इजराइल का झंडा नजर आ जाएगा, शांति के लिए सफेद फूल नजर आ जाएंगे। लोगों के हाथों में ये तमाम चीजें शांति का संकेत देने के लिए भी हैं और इसके साथ साथ तीनों को लेकर के नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। रजा पहलवी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि लोगों को सड़कों पर आकर के, जब युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, वक्त था जनवरी 2026 का, उस वक्त रजा पहलवी की तरफ से लोगों से, ईरानी लोगों से ये अपील की जा रही थी कि आप सड़कों पर उतर करके अयातुल्लाह अली खामनेई की बनाई हुई रणनीतियों का, उनके बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन का विरोध करिए। देखा यह जा रहा था कि अमेरिका रजा पहलवी को ईरान में बैठा देगा, लेकिन वो तब कर पाएगा जब अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे को भी हटा पाए। और अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई कहाँ है, ये तो पूरी दुनिया नहीं जानती है। ये दो तस्वीरें आपको ये बताने के लिए हैं कि ईरान का सब कुछ खत्म हो गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, लेकिन उसकी उम्मीदें, उसका जज्बा अब भी कायम है, लड़ने का जुनून अब भी कायम है। वहां के लोग अभी भी सेना के साथ खड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से हथियार डालने के लिए वो तैयार नजर नहीं आते। और ये प्रदर्शन सिर्फ ईरान के भीतर नहीं हो रहा है, बल्कि बर्लिन में भी देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों में इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब एक और खबर आपको बताती हूँ कि ईरान के यूएस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमेरिका के 3 ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। ये ईरान की तरफ से किया गया है दावा। यूएस आर्मी के MQ-9A ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। MQ-9A ड्रोन अपने आप में करोड़ों का बना हुआ ड्रोन, और उसमें भी दावा ये कि अमेरिका के 3 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। अभी तक रक्षा उपकरणों के नाम पर अमेरिका ने जो कुछ भी गवाया है वो ये कहता है, पेंटागन की रिपोर्ट्स के अनुसार, कि आधे से ज्यादा हथियार भंडारण खाली हो चुका है। अमेरिका हथियारों के नाम पर ये जंग आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि उसने इस युद्ध में अपने ज्यादा से ज्यादा जखीरे को खत्म कर दिया है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल को सुरक्षा प्रदान करनी थी। अब एक दावा, फिर से बड़ा दावा है ये कि यूएस आर्मी के MQ-9A ड्रोन गिरा दिए गए हैं, और ये थोड़े बहुत नहीं बल्कि हजारों करोड़ में बनते हैं। और जब इन्हें गिरा दिया जाता है, वो भी चीप मिसाइल या फिर ड्रोन के माध्यम से, तो ये अमेरिका के लिए और ज्यादा सरदर्दी हो जाती है कि एक तो इतने महंगे महंगे हम ड्रोन बना रहे हैं और उन्हें गिराने के लिए कुछ चीप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ कि युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका का हमला देखने को मिला है। हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। मिसाइल लॉन्च साइट्स और जहाजों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई करार दिया है। हॉर्मुज को लेकर के स्टैंड अमेरिका का पहले से स्पष्ट था। उसका साफ तौर पर कहना था कि अगर यहां से कोई भी गुजरने का प्रयास करेगा तो हम उसे नहीं जाने देंगे। इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है, और इसीलिए मैं ये कह रही थी शुरुआत में कि कभी भी ये युद्ध विराम टूट सकता है, क्योंकि ईरान अगर चाहे तो आगे बढ़ करके बदले वाली कार्रवाई कर सकता है। अब अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों पर जो अटैक किया गया है उसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स, जहाजों पर हमले किए गए हैं, और अमेरिका कह रहा है कि ये हमारे लिए आत्मरक्षा की कार्रवाई है। ये हॉर्मुज में देखने को मिला है सब कुछ। ये इनकी आत्मरक्षा की कार्रवाई ईरान पर दरअसल भारी पड़ते जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज के माध्यम से होने वाला व्यापार ईरान का और बाकी देशों का भी ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान जैसे तैसे कोशिश करता है कि वहां से अपने जहाजों को निकाले, लेकिन अमेरिका आगे बढ़ करके उस पर हमला कर देता है, और इन हमलों की वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ईरान कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है, उसने भी बाकायदा MQ-9A ड्रोन को मार गिराया है, और 1, 2 नहीं बल्कि 3 ड्रोन को मार गिराया है। ये उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने जो कार्रवाई की है वो उसे आत्मरक्षा का नाम दे रहा है।
वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में फिलहाल समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है। हालांकि उसकी कुछ शर्तों पर पेच फंसा हुआ है। कुछ बिंदुओं पर दोनों ही पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं। एक तरफ दुनिया समझौते की आस लगाए बैठी है कि दोनों के बीच में समझौता हो तो दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई हो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में छाई शांति अक्सर तोपों की दहाड़ के साथ टूटती है। एक बार फिर से अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच एक और समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। मध्यस्थ देश अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों के बीच समझौता हो और दुनिया राहत की सांस ले पाए। एक और सीज फायर जारी है, समझौते की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर एक बार फिर खाड़ी में छाई शांति टूटी। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक जहाजों पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा का हवाला देकर हमला किया। अमेरिकी सेना सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाने के लिए की गई। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी थी। सेंटकॉम के मुताबिक हमले बंदर अब्बास शहर के पास किए गए। ये दक्षिणी बंदरगाह शहर ईरानी नौसैनिक अड्डे का केंद्र है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर स्थित है। इससे पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनने के बाद स्थानीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ अटैक शुरू किए। जैसे कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कस दुनिया को टेंशन देगा। ईरान ने बिल्कुल वैसा ही किया। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसने के लिए हॉर्मुज पर नाकाबंदी शुरू की। फिलहाल एक और दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खाड़ी में तोपें गरजनी शुरू हो गई हैं। सवाल यह है कि कहीं अमेरिकी सेना की कार्रवाई पीस प्रोसेस के पीसेस तो नहीं कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल के लिए सीज फायर कायम है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया। अब आपको इस हमले के बारे में कुछ और जानकारी देती हूँ। अमेरिका का ईरान के दक्षिणी हिस्से पर यह हमला देखने को मिला है और ये सीज फायर के दौरान की गई कार्रवाई बेहद ही टेंशन बढ़ाने वाली रही है। यूएस आर्मी को ईरान के अहम ठिकानों पर हमले का दावा देखने को मिला है। यूएस आर्मी ने हालांकि इसे रक्षात्मक कार्रवाई का नाम दिया है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और जहाजों पर हमले का दावा किया जा रहा है, जो कि सीज फायर के बीच में हुए। समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास कर रहे थे जहाज। ये दरअसल दलील दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कार्रवाई को आत्मरक्षा के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है। उनका कहना है कि वहां पर दरअसल हॉर्मुज में एक बार फिर से कोशिश ये की जा रही थी कि वहां पर आप बारूदी सुरंग बिछा दें, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। वहीं खबर यह है कि रूस दौरे पर है ईरान का प्रतिनिधि मंडल।
ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि रूस के दौरे पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से पहुंचा हुआ है और संवर्धित यूरेनियम पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। यूरेनियम को रूस भेजने पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका हालांकि ये चाहता है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम उसके पास आ जाए या फिर उसे नष्ट कर दिया जाए, और इसके लिए भी बाकायदा उसकी पूरी तैयारी है, उसका दावा ये है। लेकिन रूस की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि अगर ईरान चाहे तो अपना संवर्धित यूरेनियम वो हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका को इस बात पर कतई भरोसा नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम कहीं किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। उनका बल्कि ये कहना है कि इसे या तो आप अमेरिका शिफ्ट करिए या फिर आप पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए, और इन्हीं दोनों बातों को लेकर के क्लैश लगातार चल रहा है। ईरान इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहा है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे या फिर नष्ट करे, लेकिन हाँ, वो इस बात के लिए जरूर राजी हो सकता है कि वो रूस के यहाँ अपना एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट कर दे, क्योंकि रूस वो पहली कंट्री है जिसने एनरिच्ड करके यूरेनियम को सीधे ईरान भेजा और वहां पर बुशहर पावर प्लांट का काम शुरू करवाया था 90s में। तो ईरान के लिए एक बार के लिए रूस तो भरोसेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिका पर उसको कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसी एनरिच्ड यूरेनियम के लिए अमेरिका ने ये पूरी जंग छेड़ दी है। अब रूस दौरे पर जब ईरान का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत भी होने वाली है कि संवर्धित यूरेनियम अगर हम रशिया के पास शिफ्ट कर भी दे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा। क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि अमेरिका आगे बढ़कर के फिर इसी एनरिच्ड यूरेनियम के लिए कहीं लड़ाई न छेड़ दे, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि रशिया सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला पहला देश, अमेरिका भी उसके बाद आता है। अब ईरान तैयार हो सकता है, रशिया तैयार हो सकता है, लेकिन अमेरिका का स्टैंड स्पष्ट है कि खत्म करो या फिर हमें सौंप दो। दूसरी खबर यह है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान आया है कि एनपीटी से ईरान हट सकता है। फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब मिलेगा। मोहसिन रिजाई ने परमाणु परीक्षण के संकेत दिए हैं। एनपीटी का उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया ईरान को। अब वो कह रहा है कि वो हटना चाहता है। अब ईरान सीधे तौर पर इसलिए हट करके अपने आप को अलग करके परमाणु हथियार बनाने की मुहिम को छेड़ना चाहता है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान है कि वो एनपीटी से हट सकता है और फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब भी मिलेगा। अब इस कड़े जवाब को लेकर के ये माना जा रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाएगी। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि जिस तरीके से मैनमेड एक के बाद एक 3 भूकंप वहां पर आए हैं, यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पहले ही आगे बढ़ चुका है, परमाणु हथियार वो बना चुका है। मोहसिन रिजाई ने भी अपनी बातचीत में परमाणु परीक्षण के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन रशिया के दौरे पर है। इस दौरान बातचीत होगी कि एनरिच्ड यूरेनियम क्या रशिया में शिफ्ट किया जा सकता है और क्या अमेरिका इस बात पर राजी हो जाएगा, जिसकी उम्मीदें ना के बराबर है, क्योंकि अमेरिका इस बात से लगातार इनकार कर रहा है, जबकि रशिया की तरफ से पहले ही बयान आ गया था कि अगर ईरान चाहे तो हम उनका एनरिच्ड यूरेनियम रखने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव का मुख्य मुद्दा है वो हॉर्मुज और परमाणु प्रोग्राम है। हालांकि सबसे पहला मुख्य मुद्दा जो था वो परमाणु प्रोग्राम का ही था। उसके बाद हॉर्मुज की एंट्री हुई, जैसे ईरान ने वहां पर टैक्स वसूलना शुरू किया और अमेरिका ने वहां पर नाकेबंदी शुरू की। अमेरिका और इजराइल लगातार प्रयास करते रहे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाए, तो वही दूसरी ओर ईरान अब तक ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। अब तक ईरान का प्रमुख साथी रूस और चीन ही रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि दोनों साथी मिलकर के ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ईरान बहुत लंबे समय से न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा है। जाहिर है कि वो भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में रहा होगा। उसके सपने को सच करने के लिए रूस और चीन उसका साथ दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से निकलने की बात कर रहा है।
खबर है कि ईरान अब एनपीटी से बाहर निकल सकता है। तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है? वास्तव में ईरान परमाणु ताकत बनने के बेहद नजदीक है, जिससे अमेरिका और इजराइल टेंशन में है। ईरान का परमाणु बॉम्ब बनाने का सपना बहुत पुराना है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने की वजह ही ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, लेकिन अब ये जंग ही ईरान के परमाणु परीक्षण का आधार बनने वाली है। ईरान पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब की फिनिश लाइन के बेहद नजदीक है। ईरान दुनिया को बताना चाहता है कि वो उस मोड़ पर है जब चाहे तब कुछ ही वक्त में परमाणु बॉम्ब बना लेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनपीटी से निकलकर की बात कहकर ईरान ने परमाणु परीक्षण के लिए नया ग्राउंड तैयार कर लिया है। मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई की धमकी के बाद ईरान को फिनिश लाइन की ओर करीब समझा जा रहा है, क्योंकि मोहसिन रेजाई ने साफ कर दिया है कि ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से हट सकता है अगर अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी में आती है या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विरोध में कार्रवाई करती है तो अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा। मोहसिन रेजाई का स्टेटमेंट परमाणु परीक्षण की धमकी के अलावा अमेरिका पर एक राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव की रणनीति भी है, क्योंकि रेजाई ने अपने स्टेटमेंट से परमाणु परीक्षण का संकेत भी दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी कर चुका है और वो जब चाहेगा तब न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम भी दे देगा। ईरान के एनपीटी से बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना माना जा रहा है। फिलहाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ दो देश रूस और चीन जानते हैं। IAEA को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया था। IAEA की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम मौजूद है और अगर वो संवर्धन स्तर को 90% तक ले जाता है तो इससे करीब 10 से 12 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम संवर्धन को हथियार निर्माण के स्तर तक लाने में लगने वाला वक्त अब कुछ हफ्तों का रह गया है। नतांज और फोर्दो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दब गया है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल है। रूस हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है और चीन जंग में ईरान के साथ खड़ा है, जो ईरान के लिए जंग में अमेरिका के खिलाफ दोहरी ताकत है, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया। यानी इतने प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ईरान को अपग्रेड होने से रोक नहीं पा रहा। ऐसे में सवाल यह है कि रूस और चीन की मदद से क्या ईरान ने परमाणु टेस्टिंग साइट तैयार कर ली है? ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना दशकों पुराना है। कभी अमेरिकी बमबारी तो कभी इजराइल के स्टक्सनेट हमले की वजह से पूरा होते होते रह गया। इजराइल ने स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह करने में किया था। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइल्स को नुकसान पहुंचाया बल्कि मशीन्स को भी नष्ट कर दिया। साफ है, ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना पूरा होने की दिशा में रूस और चीन उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन हो गया है और ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि करीब 440 किलोग्राम है।
संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना भी संभव है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने का दावा भी कर दिया है और यह दावा शायद इसी आधार पर किया गया है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले संभव हैं। वहीं खबर यह है कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी देखने को मिली है। ईरान को सौंपना होगा संवर्धित यूरेनियम, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। नष्ट किया जा सकता है संवर्धित यूरेनियम। दो ऑप्शन उन्होंने रखे हैं कि या तो ये अमेरिका को आप एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दें और अगर ऐसा नहीं करना है तो ठीक है, नष्ट कर दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से धमकी दी जा रही है। वो लगातार पिछले 3 महीनों से इसी तरीके की धमकी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं या तो हमें सौंप दो और अगर हमें नहीं सौंप सकते हो तो उसे नष्ट कर दो। यही 2 ऑप्शन वो बार बार दिए जा रहे हैं और ईरान हर ऑप्शन पर यही कह देता है कि ना तो हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने वाले हैं, ना ही हम उसे नष्ट करने वाले हैं। हाँ, इस पर बातचीत हो सकती है। परमाणु कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए पीछे खिसकाया जा सकता है। 5 साल के लिए ईरान मान गया है कि हम अपने इस कार्यक्रम को पीछे खिसका देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 5 नहीं बल्कि 20 साल के लिए इसे पीछे धकेला जाए। अब दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दें। ये पहले भी दिया गया था ऑप्शन कि अमेरिका को सौंप दो या IAEA को दे दो। अब ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हुए हैं अमेरिका की तरफ से। एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दो या फिर उसे नष्ट कर दो। अब ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सब के बीच में ईरानी डेलीगेशन जाकर के रशिया में प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेगा और हो सकता है कि वहां पर इस बात को लेकर के संभावनाएं ज्यादा तेज हो जाए कि उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो सीधे तौर पर रशिया शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का संदेश सामने आया है। मुस्तफा ने इजराइल को कैंसर वाला ट्यूमर करार दिया है। मुस्तफा की मुस्लिम जगत से एकजुट होने की अपील है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील की गई है। एक तरफ अमेरिका तमाम मुस्लिम कंट्री को यह कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से जाकर के समझौता कर लो, इजराइल से जाकर के बातचीत कर लो। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ये कह रहे हैं कि इजराइल एक कैंसर वाला ट्यूमर है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ हो जाना चाहिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। हालांकि ये थोड़ा सा नामुमकिन है क्योंकि अमेरिका ने ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है, अपने एयरबेस बना रखे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है ईरान से कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम दे दो या फिर उसे नष्ट कर दो। युद्ध कहने के लिए समाप्त हुआ है, लेकिन टेंशन हर दिन ज्यादा होती है। हर दिन ये टेंशन बढ़ते जा रही है। ये बातचीत के मसले से खत्म कर दिया जाए तो ठीक है, वरना एक बार फिर से तीनों देशों के बीच में ये युद्ध शुरू हो सकता है। इन सब के बीच में बताया ये गया है कि कतर की राजधानी दोहा में ईरानी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और जो लास्ट ड्राफ्ट है बातचीत का उसे तैयार किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं, ट्रुथ सोशल पर उनके पोस्ट आते रहते हैं। बावजूद इसके ईरान ना तो डरा ना तो झुका, बल्कि लड़ते रहा और अभी भी वो वहीं लड़ने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये वो रास्ता है जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का करीब 20% एनर्जी सप्लाई होता है। हालांकि ईरान के एक्शन से ये सप्लाई रुकी, दुनिया भर में हाहाकार मचा और अब शायद ईरान को ही हॉर्मुज की अहमियत का एहसास हो गया है। वो अब किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर शिकंजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान यहां से गुजरने वाली जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की मांग पर अड़ा है। ईरान की ओर से समझौते के लिए एक शर्त ये भी है कि हॉर्मुज पर उसके नियंत्रण को मान्यता मिले। जाहिर है कि जंग के बीच मिले आय के स्थायी साधन को ईरान छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले की तरह खोल दिया जाए, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार नहीं। उसने हॉर्मुज की मैनेजमेंट के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी तक बना डाली है। हालांकि अब ईरान ने हॉर्मुज को लेकर एक नया पैंतरा चला है। अमेरिका से डील की चर्चा के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान हॉर्मुज में टोल नहीं वसूलेगा, बल्कि वो जहाजों से पर्यावरण टैक्स लेगा। इस संबंध में ओमान के साथ बातचीत चल रही है। अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान के हॉर्मुज में टोल लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ईरान टोल नहीं ले सकता है।
इसी बीच ईरान का कहना है कि तेहरान होर्मुज में टोल टैक्स नहीं लेगा, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा सेवा के नाम पर जरूर पैसा वसूलेगा। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई के मुताबिक टोल टैक्स के जरिए ईरान को बदनाम किया जा रहा है। ये पश्चिमी मीडिया का दिया हुआ शब्द है। बाघेई ने कहा कि समझौते के बाद होर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, लेकिन जहाजों को सुरक्षा के लिए ईरान जो सेवाएं देगा उसके लिए पैसा तो जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रखवाली करना भी सबकी जिम्मेदारी है। होर्मुज स्ट्रेट को फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां से जहाज फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में प्रवेश करता है। होर्मुज से पूरी दुनिया में 20% तेल की सप्लाई की जाती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक जैसे देश इसी रास्ते से अपना तेल और गैस बेचते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान जल्द ही ओमान के साथ मिलकर होर्मुज पर प्रोटोकॉल जारी करेगा। ईरान की ओर से जहाजों को जो सेवाएं दी जाएंगी उसके लिए पैसे लिए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण टैक्स भी लिया जाएगा। उनकी कोशिश होर्मुज को साफ रखने की है। अट्ठाईस फरवरी 2026 से पहले तक होर्मुज के रास्ते जहाजों को ले जाने के लिए कोई टोल नहीं देना होता था, लेकिन अमेरिका से जंग के बाद ईरान ने इस रास्ते पर टोल व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत जहाजों से सुरक्षा के नाम पर 10-10 लाख रुपए लिए गए। फिलहाल ईरान होर्मुज से नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हॉर्मुज पर ईरान ने नया पैंतरा चला है। नया पैंतरा क्या चला है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान का हॉर्मुज में जहाजों से टोल टैक्स लेने से इनकार सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण टैक्स है ये और सुरक्षा के नाम पर पैसे हम ले रहे हैं। हम कोई हॉर्मुज से जाने के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ये टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी हमले हुए उससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हुआ है। सुरक्षा के लिए सेवाओं की हम कीमत लेंगे, ये ईरान ने कहा। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज के मैनेजमेंट के लिए हमने नई संस्था बना दी है, जिसका नाम PGSA रखा गया है। माना यह जा रहा है कि जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास हुआ और अब वो इस कमाई वाली जगह को छोड़ना कतई नहीं चाहता। घर बैठे कमाई हो रही है तो क्यों छोड़ना उस जगह को। उसने टोल टैक्स की जगह पर्यावरण टैक्स के नाम पर वसूली का प्लान बना लिया है और इसके अलावा ईरान ने बाकायदा एक संस्था भी बना दी है जो हॉर्मुज का मैनेजमेंट देखेगी। ये संस्था कौन सी है? PGSA। बनी कैसे वो जानते हैं। हॉर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने ये नई संस्था बनाई है और ईरान ने इसे नाम दिया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA का। IRGC ने नेवी के साथ मिलकर के काम करेगी, ये ऐसा बताया गया। हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को PGSA से इजाजत लेनी होगी और इसके साथ साथ फीस भी देनी होगी। जहाज और क्रू सदस्यों की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा PGSA को देना होगा कि जहाज पर जो माल है वो क्या है, जो सामान है वो क्या है और रूट मैप क्या है। ये तमाम जानकारी के बाद ही PGSA इन जहाजों को वहां से गुजरने देगा। लेकिन ये टोल टैक्स नहीं, ये पर्यावरण टैक्स होगा आपसे। अब खबर यह है कि हॉर्मुज का अमेरिका का ईरान के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो एक्शन लिया है, IRGC के ड्रोन बेस को नष्ट करने का दावा कर दिया है और ड्रोन बेस पर मिसाइल अटैक करके ये दावा किया गया। ये सब कुछ सीज फायर के बीच में हो रहा है। अब आप जरा ये सोचिए कि एक ऐसा सीज फायर है जहां अमेरिका बार बार उसे तोड़ता है, हालांकि वो ईरान को उकसावे के लिए ये सब कुछ करता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो एक्शन किया, IRGC के ड्रोन बेस को नष्ट करने का जो दावा किया, जो वहां पर मिसाइल अटैक किए हैं, ये सब कुछ सीज फायर के बीच में किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये कार्रवाई रक्षात्मक कार्रवाई है। ये अमेरिका की रक्षात्मक कार्रवाई खत्म नहीं हो गई है और ईरान पूरा मिट चुका है और अभी भी इनकी तरफ से रक्षात्मक कार्रवाई के नाम पर सीज फायर के बीच में रूल्स ब्रेक करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका इसीलिए तो जाना जाता है। अमेरिका ने कौन से इंटरनेशनल नियम मान लिए हैं, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। एक बिल पेश हुआ, पास हुआ अमेरिकी कांग्रेस में, कहा गया कि 60 दिन से ज्यादा किसी देश के साथ हमला या युद्ध नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने अपने ही देश के बनाए हुए नियमों को ताक पर रख करके अभी तक सीज फायर के नाम पर ईरान को इस आग में झोंका हुआ है।
ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन बेस पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, कभी उनके गुजरते हुए जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी दादागिरी दिखाते हुए हॉर्मुज से ईरान के जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। ये सब कुछ तब जब अमेरिका ये कहता है कि हम तो शांति दूत बन करके काम कर रहे हैं। वहीं ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आई है, करीब 87 दिन बाद सेवाएं बहाल की गई हैं और साइबर स्पेस संबंधी सुप्रीम काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एक लंबे वक्त से इंटरनेट ब्लैकआउट था, कुछ जगहों पर इंटरनेट की स्थिति खराब हो गई थी, उसकी वजह हमले थे और कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं से अब ये जानकारी मिल रही है कि 87 दिन के बाद इंटरनेट की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। साइबर स्पेस संबंधी जो सुप्रीम काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया है। अब ये दो खबरें हैं, लेकिन इस खबर के साथ मैं आपको बता दूं कि मुस्तफा खामनेई ने हर एक डिवाइस से दूरी बना ली है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें ट्रैक करके उनका भी हाल अयातुल्ला अली खामनेई की तरह कर दिया जाए। इंटरनेट रीस्टोर ना करने की एक पीछे की वजह ये भी थी। हालांकि अब इंटरनेट रिस्टोर किया गया, ब्लैकआउट को खत्म किया गया, 87 दिन बाद ये सेवाएं बहाल की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका सीज फायर के दौरान लगातार एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ करते जा रहा है, उकसावे के लिए कि ईरान फिर से जंग में उतरे और जैसे ही ये सीज फायर टूटेगा, अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान को एक बार फिर से खत्म करने में लग जाएगा। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पूरी तरीके से तबाह करके रख दिए हैं। अरब देशों के अहम ठिकाने तबाह हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और यूएई में जो तबाही मचाई है उसके बारे में क्या आप जानते हैं कि यूएई ही वो राष्ट्र है जिसने ईरान को चीन से हथियार खरीदने में मदद की थी और इन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने यूएई के खिलाफ ही कर दिया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों की टेंशन बढ़ा दी। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई में किए। हालांकि यूएई और ईरान का कुछ मुद्दों को लेकर पहले से ही विवाद चलता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि यूएई ने ही ईरान तक चीन के हथियार पहुंचाने में मदद की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के आईआरजीसी ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से सैन्य सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन उपकरणों का इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में होना था। बाद में ईरान ने यूएई पर ही 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार आईआरजीसी ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से एडवांस सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में किया जा रहा था। ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यूएई की कंपनी ने आईआरजीसी के जिस यूनिट को तकनीकी उपकरण पहुंचाने में मदद की, उसी यूनिट ने बाद में यूएई पर 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स कहती है कि साल 2025 के आखिर में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण खरीदे। इसके लिए यूएई में मौजूद टेलीसन नाम की कंपनी का इस्तेमाल किया गया। ये कंपनी रस अल खैमा अमीरात में स्थित है। डॉक्यूमेंट्स और शिपिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंपनी ने करीब 1.8 टन वजन वाली चीनी सैटेलाइट एंटीना और उससे जुड़े उपकरण शंघाई से दुबई और फिर वहां से ईरान पहुंचाने का इंतजाम किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये सामान पहले चीन के शंघाई शहर से झोंगू युनचियान नाम के कंटेनर जहाज में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पहुंचा। इसके बाद वहां के ईरान के जहाज रामा 3 ने इसे उठाया और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज ने अपनी असली लोकेशन छिपाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस शिपमेंट का कस्टम रिकॉर्ड में एंटीना और एक्सेसरीज बताया गया। इसका कुल वजन लगभग 1.8 टन था और इसे 6 बॉक्स में पैक किया गया था। ये सामान ईरान की कंपनी एर्तिबातात फारागोस्टर किश के लिए भेजा गया था। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई की टेलीसन कंपनी ने ये चीनी उपकरण एर्तिबातात फारागोस्टर किश यानी ईएफके की तरफ से खरीदे थे। ईएफके एक ईरानी टेलीकॉम कंपनी है जो ईरान के सामान इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए काम कर रही थी। अमेरिका ने 2023 में सामान ग्रुप पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनी आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम के लिए काम करती है। हालांकि ईएफके पर कोई पश्चिमी प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का ये भी कहना है कि सामान ग्रुप ने अलग अलग देशों में मौजूद कंपनियों के जरिए ड्रोन से जुड़े उपकरण खरीदे। इनमें एंटीना, सर्वो मोटार और दूसरे यूएवी उपकरण शामिल थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आईआरजीसी ने चीनी कंपनी द अर्थ आई से एक सैटेलाइट हासिल किया था। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखने के लिए किया गया। इसके बाद अमेरिका ने द अर्थ आई पर भी प्रतिबंध लगा दिए। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की मदद करने वाले यूएई पर ही सबसे ज्यादा वार किए गए। क्या यह ईरान की रणनीति है
या फिर ईरान ने यूएई को धोखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि यूएई और ईरान के बीच में कभी भी रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने दोनों ही देशों ने कई कोशिश की कि वो एक दूसरे के लिए काम कर सके। अब ये काम तो किया, लेकिन उसके साथ साथ काम तमाम ईरान ने यूएई का कर दिया। कैसे? आईआरजीसी ने यूएई की कंपनी के माध्यम से चीन से सैटेलाइट उपकरण खरीदे। ये हालांकि सोर्स पश्चिमी मीडिया का है। उसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल ये उपकरण होने थे, जो कि चीन से खरीदे गए यूएई की मदद से। 2025 में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से इन उपकरणों को खरीदा था। चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण भी इस दौरान खरीदे गए थे और इन्हीं का इस्तेमाल तो किया गया कि आखिरकार यूएई में कहां पर हम हमले कर सकते हैं जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। यूएई की कंपनी टेलीसन के माध्यम से ये उपकरण खरीदे गए और चीन के शंघाई से दुबई के जेबेल अली पोर्ट तक इन उपकरण को पहुंचाया गया। दूसरी तरफ दुबई से जहाज रामा 3 से ईरान पहुंचाए गए ये उपकरण उनके माध्यम से। अब इन्हें पहुंचा दिया गया, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि यूएई के ऊपर जो 2800 से ज्यादा हमले किए गए थे वो इन्हीं का इस्तेमाल करके तो किए गए थे, नेकी कर और दरिया में डाल। यूएई के साथ यही हुआ है। तो अब तक आपने देखा कि यूएई ने किस तरीके से ईरान का साथ दिया, उसे चीन के इक्विपमेंट्स हासिल करने में मदद की, लेकिन जंग के दौरान ईरान से सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले भी यूएई पर ही किए गए हैं। अब आपको बताती हूं कि हॉर्मुज में यूएई और ईरान के बीच में क्या विवाद है, जिसकी वजह से ही दोनों देशों के बीच में ये टेंशन लाइन हमेशा गहरी रहती है। इसको दरकिनार करके ईरान की मदद यूएई ने की थी। तो आपको बताती हूँ कि खुद का हॉर्मुज का गेट कीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। सिर्फ एक अकेला ईरान नहीं है जो उस पर दावा कर रहा है, बल्कि उसके अलावा 2 और देश हैं, ओमान, यूएई। अब यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है, यूएई का नहीं छूता है, लेकिन ईरान का छूता है, इसलिए ईरान ज्यादा दावा करता है। ये उनके बीच की बात है। और इसके अलावा ओमान को ये कहा गया था कि वहां से हम हॉर्मुज से जो भी टोल टैक्स वसूलेंगे वो आपको भी देंगे। ओमान ने इनकार कर दिया। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनब और लेसर चुनब द्वीपों को लेकर के विवाद है। ये तमाम द्वीप यूएई कहता है उसके हैं, लेकिन इस पर ईरान का कब्जा है और इस पर ईरान की सेना भी बाकायदा पहले से तैनात है। तो ये स्थिति है। इस वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन है। एक वजह हॉर्मुज की, दूसरी वजह इन तमाम द्वीपों की। जंग के बीच में यूएस इजराइल को एक बड़ा झटका भी मिला है। तेहरान म्युनिसिपैलिटी का बड़ा दावा है कि जंग में क्षतिग्रस्त 97% इमारतों को ठीक कर लिया गया है। 97% इमारतों को हल्का नुकसान हुआ था। ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। जहां अभी तक ये बताया जा रहा था कि तेहरान में सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है, वही तेजी से काम करते हुए तेहरान म्युनिसिपैलिटी ने यह दावा कर दिया है कि जंग के दौरान जो 97% इमारतों में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, हल्का नुकसान हुआ था, हमने उन्हें ठीक कर दिया है। सीज फायर का अच्छा खासा फायदा ईरान, अमेरिका, इजराइल की तरफ से उठाया गया। अमेरिका और इजराइल ने जहां युद्ध की नीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू की, तो वहीं इजराइल की तरफ से भी ऐसी ही तैयारियां की जा रही थी। लेकिन ईरान की तैयारियां इन दोनों ही देशों की तैयारियों से एकदम अलग नजर आती हैं। ईरान ने अपने यहाँ पर ड्रोन हथियार विकसित करने शुरू कर दिए। इस दौरान अपनी इमारतों को ठीक करना शुरू कर दिया, इंटरनेट को रीस्टोर करना शुरू कर दिया, लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। तो ईरान के लिए ये युद्ध इस लिहाज से तो खराब रहा कि उनकी अर्थव्यवस्था खड्डे में चली गई, लेकिन इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने इस दौरान अपनी जनता का भरोसा एक बार फिर से जीता है। वही खबर यह है कि युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में हमला चल रहा है। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर अटैक देखने को मिल रहा है और टायर शहर समेत अन्य जगहों पर हमले भी किए जा रहे हैं। टायर शहर तो सबसे ज्यादा अभी तक नुकसान झेल चुका है, जहां पर इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस फोर्स ताबड़तोड़ हमले करके उसे दहलाती रहती है। उसके पीछे की वजह हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि हम झुकेंगे नहीं, मिटने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम इजराइल पर हमले करते रहेंगे और इजराइल इन्हीं हमलों का जवाब लेता है दक्षिणी लेबनान पर अटैक करके, टायर शहर पर अटैक करके, ये कह करके कि हिजबुल्लाह के आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान राजधानी बेरूत को हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने आप को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। विध्वंस के बाद निर्माण की कार्रवाई वहां पर चल रही है। तो ये दो खबरें मिडिल ईस्ट में अभी भी आग की तरह धधकते हुए नजर आ रही है। वहीं मिडिल ईस्ट की धरती बारूद से धधक रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तनावपूर्ण शांति, हालांकि इस दौरान भी कभी कभी तोपें गरज ही जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली सेना बारूदी बारिश कर रही है। और तीसरा फ्रंट है गाजा का।
जहां इजरायली डिफेंस फोर्स अक्सर हमले करती है और अब एक बार फिर से इजरायल ने गाजा में वही कहर बरपा दिया है। इजरायल पर हमास के हमले के बाद से गाजा लगातार धधक रहा है। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। इजरायल ने एक बार फिर गाजा में जबरदस्त हमला किया। गाजा में इजरायल ने एक बार फिर मिसाइलें बरसाई। दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमले में एक फिलिस्तीनी महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। कुवैत के फील्ड अस्पताल के मुताबिक जहां घायलों को भर्ती कराया गया था। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने खान यूनिस के पश्चिमी हिस्से में मौजूद विस्थापित के शिविर पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार मुवासी इलाके में एक विस्थापित परिवार के टेंट पर हमला हुआ। दावा किया गया कि इस हमले में एक अन्य बच्ची घायल हो गई। सेना ने कहा कि उसने एक आतंकवादी को निशाना बनाया। हालांकि इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। अक्टूबर में युद्ध विराम समझौता हुआ था। समझौते का उद्देश्य इजरायल और गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को रोकना था। हालांकि भीषण लड़ाई शांत हो गई है, लेकिन इस अस्थिर युद्ध विराम के चलते इजरायल लगभग रोजाना गोलीबारी कर रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने बार-बार हवाई हमले किए और सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों के पास फिलिस्तीनियों पर लगातार गोलीबारी की। दावा है कि इन हमलों में 880 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। दरअसल हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर अटैक किया था। आतंकियों ने जमीन, समंदर और आसमान से इजरायल पर हमला किया था। कई आतंकी तो पैराग्लाइडर्स के जरिए इजरायल पहुंचे थे। आतंकियों ने इजरायल में भारी कत्लेआम मचाया। बताया गया कि हमलों में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई और आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद से इजरायल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल इजरायली सेना लगातार गाजा में ऑपरेशन चला रही है और हमास के आतंकियों को खत्म करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।